सो हाय बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है शेयर कैपिटल अकाउंटिंग। बच्चे टॉपिक बहुत आसान है, बस आपने थोड़ी देर ध्यान देना है। ये टॉपिक में बेसिकली शेयर्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन के ऊपर आपने एंट्रीज पास करना है। मतलब इस टॉपिक में मैं ऐसा भी अगर बोल दूं कि एंट्रीज ही एंट्रीज है तो भी चलेगा। नाम से आपको समझ में आ रहा है, शेयर कैपिटल अकाउंटिंग मतलब सारी एंट्रीज रिलेटेड टू शेयर्स ही रहेगी। मे बी इक्विटी शेयर्स, मे बी प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ द कंपनी। बराबर। एग्जाम में इसका वेटेज 15 से 20 नंबर का है बेटा। इसके ऊपर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों भी टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों भी। पहले हम लोग इस टॉपिक को रेगुलर वे में पढ़ेंगे, तुरंत ये टॉपिक खत्म होती है हम लोग इसका रिवीजन भी साथों साथ वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। डन। और दोनों की भी नोट्स आपके पास डेफिनेटली होगी। रेगुलर रिवीजन है अपने यही नोट्स के अंदर में, आपको समय समय पे पेज नंबर में बताते जाऊंगा, आपने वो पेज नंबर पे जाकर के पढ़ना है। सो चलो मैं इन नो टाइम फटाफट से टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। 15 से 20 नंबर का एग्जाम है, इसका वेटेज है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आपने इसके पहले का जो मेरा बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का लेक्चर है वो देखा हुआ होना चाहिए। बराबर है। शेयर कैपिटल अकाउंटिंग के पहले बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लेक्चर के अंदर में मैंने एंट्रीज कैसे पास करते हैं, क्यों डेबिट करते हैं और क्यों क्रेडिट करते हैं, ये सारी बातें उस लेक्चर के अंदर में एक्सप्लेन किया है। डन। सो चलो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंटिंग। इसमें बेसिकली हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले एक बार ध्यान देना बेटा। इसमें हम लोग देखेंगे शेयर्स एंड काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर्स, फोरफीचर ऑफ शेयर्स, री इशू ऑफ शेयर्स, बायबैक ऑफ शेयर्स, राइट शेयर्स, इशू ऑफ बोनस, स्वेट इक्विटी, इसॉप, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, और इन सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, और आखिरी में थ्योरी क्वेश्चंस भी इसमें दिए हैं। थ्योरी क्वेश्चन लाइन बाय लाइन हम लोग नहीं पढ़ने वाले, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट की थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा और समय समय पे मैं बताते रहूंगा कौन से पॉइंट के ऊपर कैसा थ्योरी क्वेश्चन आएगा। बरोबर है। और दूसरी एक और चीज, थ्योरी क्वेश्चन आप आपकी ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, सिर्फ मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है। जरूरी नहीं कि आपने जो किताबों में एज इट इज दिया है वो ही कॉपी पेस्ट करना है, आप आपकी ओन लैंग्वेज में भी थ्योरी के आंसर्स लिख सकते हो। मेक श्योर कि आप आंसर्स पॉइंट वाइज लिख रहे हो। ठीक है। आपने एकदम वेग ऐसे फॉर्म में आंसर नहीं लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है। डन। सो हम लोग सारी चीजें डिस्कस करेंगे, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। डन। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाला पॉइंट है बेटा शेयर एंड काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। अभी स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना बेटा आप सभी ने। शेयर के मीनिंग से स्टार्ट कर रहा हूं। मीनिंग तो हर किसी को पता ही होगा। शेयर इज द शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, और कंपनी के शेयर कैपिटल का स्मॉलेस्ट पोर्शन मतलब क्या हो जाएगा आपका शेयर। शेयर ऑल्सो इंक्लूड स्टॉक्स ऑफ द कंपनी। स्टॉक्स मतलब मैं वो क्लोजिंग स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूं, शेयर स्टॉक। बराबर है। सो शेयर इज द शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द शेयर कैपिटल इज द शेयर। सर शेयर क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर आपके पास किसी कंपनी का शेयर है, दैट मीन्स वो शेयर उस कंपनी के कैपिटल में आपका हिस्सा है, ये रिप्रेजेंट करता है। शेयर का इंग्लिश नॉर्मल मीनिंग जो होता है इंग्लिश हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी का हिस्सा। सो कंपनी के कैपिटल में आपका कितना हिस्सा है वो रिप्रेजेंट करेगा आपका शेयर। और आप कौन हो जाओगे? आप हो जाओगे शेयर होल्डर। बरोबर है। सो शेयर बेसिकली दो टाइप के हो सकते हैं, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। एग्जाम में काफी बार इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन पूछ चुके हैं बेटा। इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर के ऊपर में आपने क्या करना है, डिफरेंस लिखना है। सो देखो डिफरेंस कैसे लिखना है, ध्यान देना बेटा। शेयर कैपिटल में बी ऑफ टू काइंड्स, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दोनों का मतलब बता देता हूं बच्चों, ध्यान देना। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मतलब है, देखो उसके नाम में क्या है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर आपके पास है, अगर आपके पास कंपनी का प्रेफरेंस शेयर है, दैट मीन्स यू आर प्रेफरेंस शेयर होल्डर। आपको प्रेफरेंस मिलने वाला है, आपको प्रेफरेंस मिलने वाला है, प्रायोरिटी मिलने वाली है। किस सेंस में आपको प्रेफरेंस या प्रायोरिटी मिलेगा? मतलब जब कभी भी कंपनी डिविडेंड देगी ना, उस समय पहले आपको डिविडेंड मिलेगा, प्रेफरेंस मिल रहा है। देखो जब कभी भी कंपनी बंद हो जाएगी, तो जब कंपनी कैपिटल रीपे करेगी, कंपनी स्टार्ट किया या फिर कंपनी ने शेयर कैपिटल रेस किया, मतलब आपसे पैसा लिया, और जब कंपनी बंद हो जाएगी तो आपको आपका पैसा वापस मिलेगा। तो पहले किसको पैसा वापस मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। बरोबर है। सो ये आपके पास दो प्रेफरेंस राइट अगर है तो आप हो जाओगे कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर। डन। कौन से दो प्रेफरेंस राइट है बताना एक बार, ध्यान देना बेटा आप सभी ने, मेरे साथ बोलो आप लोग भी बेटा। हाँ, पहले आपको डिविडेंड मिलेगा एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर। पहले आपको डिविडेंड मिलेगा अगर कंपनी को प्रॉफिट है तो। सो डिविडेंड पहले आपको दिया जाएगा, और अगर कंपनी बंद हो जाती है तो पहले आपका कैपिटल कंपनी वापस करेगी। बरोबर है।
ये दो प्रेफरेंस राइट आपके पास अगर है तो आप है कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और अगर ये प्रेफरेंस राइट आपके पास नहीं है तो बट ऑब्वियस है आप हो जाओगे इक्विटी शेयर होल्डर। सो बेसिकली दो टाइप के शेयर्स है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है वो क्या है, इक्विटी शेयर है, और जिनके पास ये दोनों प्रेफरेंशियल राइट है वो क्या हो जाएंगे, प्रेफरेंस शेयर्स हो जाएंगे। डन। बाकी दोनों के पास ओनरशिप है कंपनी की, बाकी दोनों के पास ओनरशिप है, लेकिन इनके पास दो प्रेफरेंशियल राइट है। सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास प्रेफरेंशियल राइट है तो इक्विटी शेयर्स के पास क्या है, वोटिंग राइट है। सर इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होते हैं क्या? हाँ बेटा, उनके पास वोटिंग राइट नहीं होते हैं, लेकिन अगर उनके पास वोटिंग राइट आते हैं तो कौन से सिनारियो में आएंगे मैं आपको बताता हूं, ध्यान देना। इक्विटी शेयर होल्डर के पास अनरेस्ट्रिक्टेड वोटिंग राइट है। आपने लिखना है बेटा साइड बाय साइड, आपने साइड में लिख कर ले लेना है, मेक योर नोट्स, जो कॉलम है ना आपकी नोट्स में, यहां पे आप लिख लो साइड में। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास अनरेस्ट्रिक्टेड वोटिंग राइट है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट है लेकिन कैसा है, रेस्ट्रिक्टेड है। सर रेस्ट्रिक्टेड मतलब क्या? इन जनरल सिनारियो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट नहीं रहेगा। सर स्पेशल सिनारियो में रहेगा क्या? हाँ रहेगा। सर वो स्पेशल सिनारियो कौन सा रहेगा, अभी बता दो बेटा। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रिस्क्राइब पीरियड तक डिविडेंड नहीं मिलता है तो उनके वोटिंग राइट अराइज हो जाएंगे। फिर से बोल रहा हूं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अगर कंपनी ने प्रिस्क्राइब पीरियड तक डिविडेंड नहीं दिया, सर ये प्रिस्क्राइब पीरियड कितना होता है, पहले 3 साल तक अगर कंटिन्यूअस बेसिस पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिला तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के वोटिंग राइट अराइज हो जाएंगे। सो अब मैं 3 साल नहीं बोलूंगा, अब मैं बोलूंगा प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अगर प्रिस्क्राइब पीरियड के लिए डिविडेंड नहीं मिलता है तो उनके वोटिंग राइट अराइज हो जाएंगे, अदरवाइज उनके पास वोटिंग राइट नहीं है, अदरवाइज उनके पास वोटिंग राइट नहीं है। सो एक बार मैं फिर से बताता हूं बेटा, ध्यान देना। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास अनडाउटेडली वोटिंग राइट है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास अगर उन्हें 3 साल तक प्रिस्क्राइब पीरियड तक डिविडेंड नहीं मिलता है तो ही उनका वोटिंग राइट अराइज होगा, अदरवाइज उनके पास वोटिंग राइट नहीं है। सो जनरल सेंस में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, जनरल सिनारियो में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट नहीं है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वो दो प्रेफरेंशियल राइट है, कौन से दो? डिविडेंड पहले उनको मिलेगा और कैपिटल, कंपनी जब बंद होगी तो पहले उनका कैपिटल वापस किया जाएगा। ये दो प्रेफरेंशियल राइट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास है, ये दो प्रेफरेंशियल राइट इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास नहीं है। दोनों भी कंपनी के ओनर है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा। क्योंकि देखो आपने जब कभी भी आज तक 11th 12th में या सीएस फाउंडेशन लेवल पे या बीकॉम में कहीं पे भी अगर पढ़ा होगा तो आपने ऐसा पढ़ा होगा 10% प्रेफरेंस शेयर, 15% प्रेफरेंस शेयर, 8% प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर के नाम के आगे जो प्रीफिक्स होता है ना, 8%, 10%, 12, 15%, वॉट एवर इट में भी, वो उनका फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है बेटा। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलने वाला है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड फिक्स रेट पे नहीं मिलता है, डिपेंड्स ऑन अवेलेबल प्रॉफिट और डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, बरोबर है ना। तो ये सारे आपने डिफरेंस जो पॉइंट है, डिफरेंसेस जो है, जो पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स आपने इसमें लिखना है बेटा। प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर्स का अगर डिफरेंस बिटवीन पूछा तो एक बार देखना कौन कौन से पॉइंट है, मैं एक्सप्लेन करता हूं। पहला पॉइंट है बेटा, शेयर्स दैट कैरी द प्रेफरेंशियल राइट, वो प्रेफरेंस शेयर्स हो जाएगा, और इनके पास प्रेफरेंशियल राइट नहीं है, मतलब आर नॉट द प्रेफरेंस शेयर। अगर कोई प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो वो क्या है, इक्विटी शेयर्स है। उसके बाद बच्चों ध्यान देना, इनको जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, ये प्रेफरेंस शेयर्स है और ये इधर में इक्विटी शेयर्स है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलेगा वो फिक्स रेट पे रहेगा, इनका फिक्स रेट नहीं है, बेस ऑन द प्रॉफिट जितना अवेलेबल है उसके हिसाब से। डिविडेंड भी पहले इनको मिलेगा और इनको डिविडेंड कब मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड। कंपनी अगर बंद हो जाएगी तो पहले इनका कैपिटल वापस करेगी, किसका, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, पेड बिफोर द रिपेमेंट ऑफ इक्विटी कैपिटल, बाद में इनको मिलेगा। अरियर्स ऑफ डिविडेंड, सर अरियर्स ऑफ डिविडेंड मतलब क्या, ध्यान देना बेटा। कंपनी ने अगर डिविडेंड नहीं दिया पिछले साल, कंपनी ने अगर प्रीवियस ईयर में डिविडेंड नहीं दिया प्रॉफिट होने के बावजूद भी, तो इस बार प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इस साल का तो डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, प्लस पिछले साल का भी मिलेगा। इसे बोलते हैं अरियर्स ऑफ डिविडेंड रिसीव होना। पिछले साल डिविडेंड मिलना चाहिए था बट पिछले साल डिविडेंड नहीं मिला, तो इस साल का प्लस पिछले साल का, मतलब सर क्यूमुलेटिव बेसिस पे मिलेगा क्या, हाँ। सर ऐसा कब कब मिलेगा, जनरली हर केस में जब तक कुछ अलग से स्पेसिफिकली ना दिया हो तब तक यही सोचना है
कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है। सर क्यूमुलेटिव म्हणजे, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है इस बार का डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस पिछले साल का जो अरियर है वो भी मिलेगा, इसे कहते हैं क्यूमुलेटिव बेसिस पे मिलना। सिंपल है। सो अगर कुछ अलग से नहीं दिया हो, जब तक आपको स्पेसिफिकली ना बोला हो कि प्रेफरेंस शेयर्स नॉन क्यूमुलेटिव है, तब तक आपने सोचना है कि प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव है। थ्योरी क्वेश्चन आएगा बेटा एग्जाम में। उसके बाद रिडम्पशन, रिडम्पशन के बेसिस में मैं आपको बताता हूं, बच्चों ध्यान देना, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं सारी चीजें यहां पे लिखी है बेटा, ध्यान देना आपने। रिडम्पशन अगर देखा जाए तो प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन हो जाता है, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स ये रिडमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, और इक्विटी शेयर्स ये जनरली इररिडमेबल होते हैं। सर इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर कंपनी में रहेंगे लिमिटेड पीरियड के लिए और इक्विटी शेयर्स लंबे समय के लिए रहेंगे क्या? हाँ, लेकिन कुछ कुछ केसेस में कंपनी अपने ही इक्विटी शेयर्स वापस खरीद लेती है, उसे हम लोग बोलेंगे बाय बैक ऑफ शेयर्स, आगे इसी टॉपिक में देखेंगे डिटेल में। बट जनरली प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल। आज के डेट में कोई भी कंपनी इररिडमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती है, और आज के डेट में अगर किसी कंपनी को प्रेफरेंस शेयर्स इशू करना है तो कैसा होना चाहिए? मस्ट बी रिडीमेबल। सर रिडीमेबल म्हणजे, रिडीमेबल मतलब प्रेफरेंस शेयर कंपनी ने आज इशू किया और लोगों से पैसा लिया, वो प्रेफरेंस शेयर मान लो इशू किया होगा 5 साल के लिए, तो जैसे ही वो 5 साल का पीरियड हो गया कंपनी क्या करेगी? लोगों का पैसा वापस कर देगी। तो ये लोगों का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वापस करके कंपनी अपना इक्विटी शेयर ले लेगी। फिर से बोल रहा हूं, लोगों का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो पैसा था वो वापस करके कंपनी अपना प्रेफरेंस शेयर वापस ले लेगी। तो ये रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज कॉल्ड एज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल का पैसा वापस करना मतलब रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर करना। और सर इक्विटी शेयर्स का रिडम्पशन नहीं होता है क्या? जनरली नहीं। सर प्रीफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन होता है क्या? हाँ, बरोबर है। सर कोई कंपनी इररिडमेबल मतलब ऐसे प्रीफरेंस शेयर जिनका रिडम्पशन होगा ही नहीं, अजर अमर, ऐसे प्रीफरेंस शेयर इशू कर सकती है क्या? नो। सर मैक्सिमम कितना पीरियड होता है रिडम्पशन का? आज के डेट में कोई भी कंपनी मैक्सिमम 20 साल के लिए, आपने साइड बाय साइड लिखना है बेटा, आज के डेट में कोई भी कंपनी मैक्सिमम 20 साल के लिए प्रेफरेंस शेयर मार्केट में इशू कर सकती है। कितने साल के लिए? 20 ईयर्स के लिए। सर 20 ईयर्स से ज्यादा पीरियड के लिए किसी को प्रेफरेंस शेयर इशू करना है तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए अगर कोई कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए अगर कोई कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए जो प्रेफरेंस शेयर इशू किया ना, वो प्रेफरेंस शेयर का पीरियड 20 साल से बढ़ के 30 साल हो सकता है। लेकिन अदरवाइज देन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अगर आप प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हो तो आपका मैक्सिमम पीरियड रहेगा 20 साल। डोंट वरी, आगे हम लोग रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में इसको फिर से देखने वाले हैं। सो यहां पे पॉइंट क्या था? प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन होगा मतलब ये रिडीमेबल है और ये नॉट रिडीमेबल है। उसके बाद वोटिंग राइट जनरली प्रेफरेंस शेयर्स के पास कैसे होते हैं? रिस्ट्रिक्टेड, इनके पास अनरिस्ट्रिक्टेड, अभी हमने डिस्कस किया था। फर्दर इशू ऑफ शेयर्स, फर्दर इशू ऑफ शेयर्स, अब ध्यान देना बेटा, फर्दर इशू मतलब क्या? मान लो कंपनी मार्केट में और नए शेयर्स इशू करना चाहती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास एक राइट होता है, राइट शेयर। बच्चों ध्यान देना, राइट शेयर मतलब क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास एक राइट है, जब कभी भी कोई कंपनी मार्केट में नए शेयर्स इशू करेगी तो पहले पुराने वाले इक्विटी शेयर होल्डर्स को पूछेगी, हे इक्विटी शेयर होल्डर्स सुनो, हम मार्केट में नए इक्विटी शेयर इशू करना चाहते हैं, क्या आप खरीदने में इंटरेस्टेड हो? क्या ये आपका हक है? मतलब ये इक्विटी शेयर होल्डर्स का हक है। अगर कंपनी अपना कैपिटल एक्सपांड कर रही है तो पहले किसे ऑफर करेगी? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को, क्योंकि एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स का राइट है। इसे कहते हैं बेटा हम लोग फर्दर इशू ऑफ शेयर। ऐसा कोई राइट प्रीफरेंस शेयर के केस में नहीं होता है, एक बार ध्यान देना बेटा। फर्दर इशू ऑफ शेयर, प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू राइट और बोनस इज नॉट अप्लीकेबल। कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स दे सकती है, प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स नहीं मिलते, ये प्रिंसिपल अप्लीकेबल है ही नहीं प्रीफरेंस शेयर्स के केस में। इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी राइट शेयर्स देती है, ये भी प्रिंसिपल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के केस में है ही नहीं। राइट शेयर के ऊपर भी बाद में थ्योरी आएगी, हम लोग उसमें देखेंगे बेटा। बट फिलहाल में सिर्फ इतना ध्यान रखो, कंपनी को अगर मार्केट में और नए शेयर इशू करना है तो कंपनी पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स को पूछेगी, हम लोग मार्केट में नए इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं, आपको चाहिए क्या? ये आपका राइट है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी कभी कभार बोनस भी दे देती है, लेकिन ये राइट और बोनस ये दोनों भी प्रिंसिपल प्रेफरेंस शेयर्स के केस में अप्लीकेबल नहीं है। ये आपका नेक्स्ट डिफरेंस है बेटा। आगे देखो और क्या दिया है, कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट। प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स का जनरली मैनेजमेंट से कोई लेन देन नहीं। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, हैव राइट टू कंट्रोल द मैनेजमेंट।
सर ऐसा कैसे? अरे बाबा, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होते हैं। जिसके पास वोटिंग राइट है वो ही मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकता है, इसीलिए यहाँ पे सिंपल पॉइंट दे दिया, नो राइट एंड हैव राइट। ध्यान देना आगे, टाइप्स एंड क्लासेस ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स के कितने टाइप हो सकते हैं, इसके ऊपर भी थ्योरी क्वेश्चन आएगा बेटा, थ्योरी क्वेश्चन है ये। यहाँ पे भी जो लिखवा के दे रहा हूँ ये भी आपका थ्योरी क्वेश्चन है, डिफरेंस पूछेगी आपको दोनों के बीच का, बरोबर है। अच्छा ध्यान देना, ये यहाँ पे इस वाले पॉइंट में पीछे में इक्विटी शेयर्स में भी विथ वोटिंग राइट एंड विथ डिफरेंशियल राइट और डिफरेंट राइट हो सकते हैं। इक्विटी शेयर विथ वोटिंग राइट तो हर किसी को समझ में आ जाता है। इक्विटी शेयर विथ डिफरेंट राइट मतलब मैं बताता हूँ, इक्विटी शेयर्स विथ डिफरेंट राइट। अब डिफरेंट राइट में डिफरेंट वोटिंग राइट भी हो सकता है और डिफरेंट डिविडेंड राइट भी हो सकता है। ध्यान देना, इक्विटी शेयर्स विथ वोटिंग राइट, अनरिस्ट्रिक्टेड वोटिंग राइट, इसकी जो प्राइस होती है एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स विथ डिफरेंट राइट, इसकी प्राइस ज्यादा होती है। सर इक्विटी शेयर्स विथ डिफरेंट राइट मतलब बताता हूँ। इक्विटी शेयर्स विथ डिफरेंट राइट मतलब इनके पास राइट है, लेकिन एज कंपेयर टू नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर इनके पास फ्यूअर, लेसर राइट है, कम राइट है। और इसी चक्कर में इक्विटी शेयर्स विथ डिफरेंट राइट वाले शेयर मार्केट में सस्ते रेट पे मिलते, क्योंकि इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंट राइट मतलब क्या, मे भी इनको भी डिविडेंड मिलेगा लेकिन कम मिलेगा। इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंट वोटिंग राइट, इनके पास भी वोटिंग राइट है लेकिन कम है, मतलब इनके पास राइट कम है। सर ये विथ डिफरेंट राइट वाले इक्विटी शेयर्स क्यों इशू करते मार्केट में? हॉस्टाइल टेक ओवर से बचने के लिए, अनवेलकम टेक ओवर से बचने के लिए। मार्केट में जो इक्विटी शेयर्स है, अगर कंपनी ने ऐसे इक्विटी शेयर इशू किए जिसके अंदर वोटिंग राइट है लेकिन कम है, विथ फ्यूअर और विथ लेसर वोटिंग राइट, तो उस केस में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये डर नहीं रहेगा कि अगर किसी कॉम्पिटिटर कंपनी ने ये शेयर्स खरीद भी लिए तो भी उनके पास वोटिंग राइट तो कम ही जाने वाले हैं, मतलब वो हमारे मैनेजमेंट में ज़्यादा इंटरफियर नहीं कर सकते। सो हॉस्टाइल और अनवेलकम टेक ओवर से बचने के लिए कंपनी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट इशू करती है। डिफरेंशियल राइट में बी रिलेटेड टू डिविडेंड, में बी रिलेटेड टू वोटिंग। डिफरेंशियल राइट मतलब एज कंपेयर टू नॉर्मल शेयर्स इनके पास थोड़े कम राइट होते हैं, इसीलिए इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंट राइट और डिफरेंशियल राइट सस्ते रेट में बिकते हैं बेटा, बरोबर है। और प्रेफरेंस शेयर्स का तो हमने देखा ही है, इसमें हम लोग फिक्स डिविडेंड मिलने वाले, इसमें प्रेफरेंस शेयर्स में जो भी टाइप से हम लोग नीचे अलग से डिस्कस करने वाले। चलो बेटा नीचे आ जाओ तो टाइप्स और क्लासेस ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी। ठीक है, बेसिकली 3 बेसिस पे हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन सा 3 बेसिस है? पहला बेसिस है डिविडेंड, यानी बच्चों देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, डिविडेंड के हिसाब से प्रेफरेंस शेयर्स के 2 टाइप है, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मतलब अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, पिछले पीरियड का अगर डिविडेंड मिलना बाकी है, पिछले पीरियड में प्रॉफिट होने के बावजूद भी डिविडेंड नहीं मिला था, तो इस पीरियड में पिछले पीरियड का डिविडेंड प्लस इस पीरियड का क्यूमुलेट करके मिलेगा क्या? मतलब डेफिनेटली वो कौन से शेयर्स है? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है। और अगर ऐसा नहीं है मतलब क्या है? नॉन क्यूमुलेटिव है। सो ये पहला पॉइंट, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। सो ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड मैंने प्रेफरेंस शेयर्स के 2 टाइप बना दिए, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड। दूसरा बेसिस है पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन। सो पार्टिसिपेशन में बेसिकली हो क्या रहा है बच्चों, ध्यान देना, इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अगर प्रॉफिट कुछ बच जाता है तो उस बचे हुए प्रॉफिट में भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपना हाथ मार लेंगे, पार्टिसिपेट कर लेंगे, मतलब वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स है, अदरवाइज नॉन पार्टिसिपेटिंग है। फिर से बोलता हूं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अगर प्रॉफिट में कुछ बैलेंस बच जाता है तो उस बचे हुए प्रॉफिट में भी ये पार्टिसिपेट अगर कर रहे हैं, इनको अगर बचे हुए प्रॉफिट में भी अगर हिस्सा चाहिए तो ये हो जाएगी पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, अदरवाइज नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी। ध्यान देना, कन्वर्टेबिलिटी मतलब देखो, जब कभी भी कंपनी कोई सिक्योरिटीज, शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करती है, कन्वर्टिबल शेयर्स और डिबेंचर इशू करती है। कन्वर्टिबल शेयर मतलब मैं प्रेफरेंस शेयर्स की बात कर रहा हूं, कन्वर्टिबल इक्विटी शेयर्स नहीं होते। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर मतलब ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं इक्विटी शेयर्स में, मतलब वो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स है। और ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनको मैं इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकता हूं वो नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स है। सो ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी 2 टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स है, कन्वर्टिबल,
नॉन कन्वर्टेबल। सर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी होते हैं क्या? हाँ, डिबेंचर्स को मैं शेयर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कन्वर्टेबल डिबेंचर नहीं कर सकता हूँ, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। बस वैसे ही कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। सो एग्जाम में इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो आपने तीनों पॉइंट लिखना है, ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ अरियर्स ऑफ डिविडेंड, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन। सो एग्जाम में अगर बेटा आपको इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन आए तो आपने तीनों पॉइंट लिखना है, ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी। सिंपल है, क्लियर है बेटा। चलो आगे। उसके बाद डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल। सर डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल मतलब क्या? देखो बेटा ध्यान देना, ऑथोराइज, इशूड, सारी चीज एक्सप्लेन करता हूं, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप और रिजर्व कैपिटल। अब ये सारी चीजें क्या है मैं आपको साइड में अलग से नोट बना करके लिखवा के दे रहा हूं, आपने भी लिखना है बेटा साथों साथ। देखो जरा ध्यान देना बेटा, ओके, बोर्ड पे ध्यान देना। डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल, डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल, प्लीज ध्यान देना है। कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शेयर कैपिटल को कैसे डिस्क्लोज करती है, इसके हेडिंग कौन कौन से, देखो इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो कंपनी ने अपने आप को रजिस्टर करवाया, उस समय आरओसी ने कंपनी को ऑथोराइज किया था, हे कंपनी सुन, तू मैक्सिमम कितने का शेयर कैपिटल इशू कर सकती है, वो हो गया ऑथोराइज्ड और रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल और नॉमिनल शेयर कैपिटल, रजिस्टर्ड और नॉमिनल शेयर कैपिटल। मान लो वो आपको समझाने के लिए था 10 लाख रुपए का, इसमें 1 लाख शेयर्स थे एट द रेट ₹10 ईच। मतलब जिस समय कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ था उस समय आरओसी ने कंपनी को ऑथोराइज किया था, मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर में लिखा था कि कंपनी मैक्सिमम 10 लाख रुपए का शेयर मार्केट में इशू कर सकती है। मतलब ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना है? 10 लाख। सर ये 10 लाख से ज़्यादा इशू नहीं कर सकती है क्या? नहीं, और अगर इससे ज़्यादा इशू करना है तो कंपनी को लिमिट बढ़ा के लेना पड़ेगा, वो पॉसिबल है। बट मान लो कि मैक्सिमम शेयर कैपिटल विच कंपनी कैन इशू इन द मार्केट इज ₹10 लाख। तो ये हो गया ऑथोराइज्ड और रजिस्टर्ड और नॉमिनल शेयर कैपिटल, इससे ज़्यादा शेयर कैपिटल कंपनी इशू नहीं कर सकती। तो ये आपको बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाना है हम लोग बैलेंस शीट में देखेंगे। अब कंपनी इतने का शेयर कैपिटल मार्केट में इशू कर सकती है, बट जरूरी है कि अब पूरा का पूरा शेयर कैपिटल कंपनी अभी मार्केट में इशू कर ही देगी। कंपनी ने कैपेसिटी तो ले ली, कंपनी की औकात है, कंपनी मैक्सिमम इतने का शेयर कैपिटल इशू कर सकती है, ऑथोराइज्ड है, लेकिन जरूरी थोड़ी कि इतना पूरा का पूरा इशू कर देगी, जैसे जैसे जरूरत रहेगी वैसे वैसे इशू करेगी। मान लो इस बार कंपनी ने इसमें से इशू किया, इशूड शेयर कैपिटल, आपको समझाने के लिए 80,000 शेयर्स एट द रेट ₹10, यानी आपको समझाने के लिए 8 लाख रुपए का ये इशूड है। मतलब क्या है? ऑफर्ड टू पब्लिक, पब्लिक को इतना हमने ऑफर किया। मतलब सर अनइशूड कितना है? इशूड अगर 8 लाख है तो अनइशूड देयर फॉर बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा? 2 लाख रुपए का, जो हमने अभी तक पब्लिक को ऑफर नहीं किया। सो ऑथोराइज्ड, इशूड, अनइशूड शेयर कैपिटल, बरोबर है। अभी ध्यान देना आगे। अब कंपनी तो इतना इशू करना चाहती है पब्लिक को, बट जरूरी है कि पब्लिक इतना पूरा का पूरा सब्सक्राइब्ड कर लेगी। मान लो आपको समझाने के लिए पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, यानी पब्लिक ने इतने के लिए अप्लाई किया है, अप्लाइड बाय द पब्लिक। मान लो पब्लिक ने अप्लाई किया 7,50,000 के लिए। मान लो पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? 75,000 शेयर्स एट द रेट ₹10। पब्लिक ने अप्लाई किया 7,50,000 के शेयर कैपिटल के लिए, तो हम लोग इससे बोलेंगे सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। हम लोग इसे क्या बोलेंगे? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सर कंपनी इशू करना चाहती थी 8 लाख का शेयर कैपिटल, उसमें से पब्लिक ने सब्सक्राइब किया 7.5 लाख का। जरूरी थोड़ी कि कंपनी जितना इशू करना चाहती है हर बार उतना पब्लिक खरीद ही लेगी। मान लो कंपनी इशू करना चाहती है 8 लाख, पब्लिक ने सब्सक्राइब किया 7.5 लाख, तो 7.5 लाख को बोलेंगे सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। सर इसका मतलब अनसब्सक्राइब कितना है? देयरफॉर अनसब्सक्राइब्ड
शेयर कैपिटल ₹50,000 जो पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया। अब ध्यान देना, पब्लिक ने सब्सक्राइब किया 7.5 लाख का शेयर कैपिटल। जरूरी थोड़ी कि कंपनी पूरा का पूरा कॉल कर ही लेगी, जरूरी थोड़ी कि पूरा पूरा पैसा कंपनी बुलवा लेगी। पब्लिक ने 7.5 लाख का शेयर कैपिटल सब्सक्राइब किया, मान लो इसमें से कंपनी ने बुलवाया कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, मतलब कंपनी हैज डिमांडेड मनी फ्रॉम शेयर होल्डर। कितना डिमांड किया? मान लो आपको समझाने के लिए 7,10,000। देयरफॉर अनकॉल्ड शेयर कैपिटल, इसी को हम लोग प्यार से रिजर्व शेयर कैपिटल भी बोलते हैं बच्चों। रिजर्व शेयर कैपिटल कितना है बेटा फिर बताना यहाँ पे? अराउंड 40,000 रुपीज का। सर ये रिजर्व क्यों रखा है? बेटा कंपनी क्या करती है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके अपने सब्सक्राइब कैपिटल में का थोड़ा सा हिस्सा रिजर्व रखती है, ताकि भविष्य काल में अगर कुछ जरूरत पड़ जाती है इंसॉल्वेंसी और वाइंडिंग अप में, तो उस समय कॉल करेंगे, अभी नहीं कॉल करेंगे। रिजर्व रखा है हमने। सर ऐसा पॉसिबल है? हाँ बेटा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। कंपनीज एक्ट की प्रोविजन के तहत आप स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके अपने सब्सक्राइब कैपिटल का थोड़ा सा पोर्शन रिजर्व रख सकते हो, जो भविष्य में इंसॉल्वेंसी और वाइंडिंग अप के समय आप बुलवाओगे। सो यहाँ पे कंपनी ने स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके, बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन, कंपनी ने क्या किया, 40,000 का कैपिटल रिजर्व रखा है। इसका अकाउंटिंग नहीं होगा, नो नीड टू अकाउंट फॉर। इसका भी अकाउंटिंग नहीं होगा, नो अकाउंटिंग। अनसब्सक्राइब का भी, बरोबर है। अनइशूड का भी अकाउंटिंग नहीं होगा, नो अकाउंटिंग। अरे अकाउंटिंग कब होगा? जब कंपनी कॉल करेगी, जब वो पिक्चर में आएगा। बेटा ये कंपनी ने कॉल ही नहीं किया तो अकाउंटिंग करने का काम नहीं। ये अनसब्सक्राइब है, शेयर होल्डर्स ने खरीदा ही नहीं, सब्सक्राइब ही नहीं किया, तो इसका भी अकाउंटिंग नहीं होगा। चलो बेटा ध्यान देना। अब कंपनी ने कॉल किया 7,10,000। मुझे एक बात बताओ, मेरे भारत देश के लोग क्या इतने ईमानदार है, इतने सीधे साधे है जो पूरा का पूरा पैसा दे देंगे? मान लो 7,10,000 में से 10,000 जो है आया ही नहीं, आना बाकी है, अभी भी आना बाकी है, अरियर। तो यहाँ पे मान लो मैं ऐसा लिख देता हूँ, कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स ₹10,000। कंपनी ने कॉल तो कर दिया लेकिन आया नहीं, मतलब 7,10,000 में से 10,000 नहीं आया। देयरफॉर बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया, उसे हम लोग बोलेंगे पेड अप शेयर कैपिटल। कितना है बेटा? 7 लाख रुपीस। ये वो है जो कंपनी ने पे कर दिया है, ये वो है जो कंपनी ने पे कर दिया है। बोलो बेटा इसमें किसी को कोई डाउट है? बहुत आसान है, बस यही है हमारा डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल। सर दिखाना कैसे बैलेंस शीट में? वो दिखाना कैसे बाद में बता दूंगा, बट आपको समझ में आ गया। ऑथोराइज यानी मैक्सिमम शेयर कैपिटल विच कंपनी कैन इशू टू द पब्लिक, है ना ऑथोराइज, उससे ज़्यादा कंपनी इशू नहीं कर सकती। और अगर करना है तो चार्टर डॉक्यूमेंट में चेंज करो, कंपनी लॉ में आप प्रोसीजर पढ़ोगे। ऑथोराइज, इशूड जो कंपनी पब्लिक को ऑफर करना चाहती है, सब्सक्राइब्ड जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है, उसमें से कॉल्ड अप जो कंपनी ने कॉल किया है, और अनकॉल्ड यानी रिजर्व कैपिटल जो कंपनी ने कॉल नहीं किया है। कॉल्ड अप में से अरियर माइनस कर दिया तो पेड अप शेयर कैपिटल। ये समझ में आया? सिंपल था, बस ये ही सारी चीज़ें कहाँ पे लिखी है बेटा? ये यहाँ पे आपके इसमें टेबल में लिखी है, डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल। इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल। सर ये इसके ऊपर अगर थ्योरी क्वेश्चन आता है तो हमने अगर ऐसा चार्ट बना करके लिख दिया तो चलेगा क्या? हाँ बिल्कुल चलेगा। मैंने आपको एग्जाम्पल यहाँ पे 10 लाख का लिया, आप यहाँ पे एग्जाम्पल कोई और भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन आपने थोड़ा बहुत सेंटेंस लिखना है। ऑथोराइज यानी मैक्सिमम शेयर कैपिटल जो कंपनी बुलवा सकती है, इशूड यानी वो जो कंपनी पब्लिक को ऑफर कर रही है, सब्सक्राइब यानी वो जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है, समझ में आ रहा है। कॉल्ड अप यानी वो जो कंपनी ने पब्लिक से पैसा डिमांड किया है। अनकॉल्ड यानी रिजर्व कैपिटल जो हमने अभी तक कॉल नहीं किया है। सो रिजर्व कैपिटल इज दैट पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच इज येट टू बी कॉल्ड बाय द कंपनी, जो अभी तक कॉल नहीं किया है। तो ऐसे आपने लिखना है, सिंपल था। उसके बाद few important provisions of SEBI, few important provisions of SEBI
रिलेटिंग टू इशू ऑफ शेयर्स। बच्चों भी ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर भी एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। सेबी की प्रोविजंस क्या है रिलेटेड टू इशू ऑफ शेयर्स। एक ऊपर ऊपर से मैं बता देता हूँ बच्चों, आप सभी ने ध्यान देना बेटा, ध्यान देना। पहले मैं ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम लोग लाइन बाय लाइन देखते हैं इसमें क्या है। सेबी का क्या कहना है, हे कंपनी सुन, अगर तू मार्केट में शेयर्स इशू करना चाहती है तो तूने क्या करना है, सबसे पहले जो तू पब्लिक को शेयर्स खरीदने के लिए जो इनविटेशन देगी वो इनविटेशन प्रोस्पेक्टस के थ्रू होना चाहिए। प्रोस्पेक्टस में भी और अलग अलग टाइप के प्रोस्पेक्टस है, वो अकाउंट का पार्ट नहीं, वो आप कंपनी पढ़ने वाले लेवल, बराबर है। सो यहाँ पे ध्यान देना बेटा, यहाँ पे सबसे पहले तो वो कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, इनवाइट करेगी पब्लिक को वाया प्रोस्पेक्टस, थ्रू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के जरिए कंपनी पब्लिक को इनवाइट करेगी, हे पब्लिक आओ आओ मेरे शेयर्स खरीदो, और उसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है, सारी कंपनी की डिटेल्स है, वो सारी डिटेल्स कहाँ रहेगी, प्रोस्पेक्टस में, बराबर है। सो पहला पॉइंट है प्रोस्पेक्टस का। देन उसके बाद prospectus, no allotment of the shares can be made in pursuance of the prospectus issued generally until the beginning of 5th day after that on which the prospectus is first show issued। prospectus जब हमने इशू किया था वहां से लेके 5वें दिन तक कंपनी अलॉटमेंट नहीं करेगी, यानी एटलीस्ट 5 दिन का टाइम दो। यानी कितने दिन का टाइम देना है, सॉरी 5 नहीं 4 दिन का, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ 5th डे है ना। सो कम से कम 4 दिन का टाइम रहना चाहिए लोगों के पास में। देखो बेटा यहाँ पे क्या दिया है, तो नो अलॉटमेंट, सेकंड पॉइंट पढ़ना बेटा आप सभी ने। पहला तो क्या था प्रोस्पेक्टस का, दूसरा है नो अलॉटमेंट अंटिल द बिगिनिंग ऑफ 5th डे आफ्टर प्रोस्पेक्टस फर्स्ट शो इशूड। तीसरा पॉइंट पढ़ रहा हूं बच्चों, ध्यान देना, सब्सक्रिप्शन लिस्ट जो था फॉर द पब्लिक वो ओपन होना चाहिए, केप्ट ओपन फॉर एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज एंड नॉट मोर देन 10 वर्किंग डेज। यानी जो सब्सक्रिप्शन लिस्ट है, जो लोगों ने शेयर सब्सक्राइब किया है, वो लिस्ट 3 से 10 वर्किंग डे तक ओपन होना चाहिए, न 3 से कम न 10 से ज्यादा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, सेबी बोल रहा है बेटा। एक बार फिर से ध्यान देना आप सभी ने, सेबी के जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है गाइडलाइन रिलेटेड टू इश्यू ऑफ शेयर्स, एक बार फिर से बता रहा हूँ, ध्यान देना। सबसे पहला पॉइंट है, कंपनी जो पब्लिक को इनवाइट करना चाहती है, इनवाइट करना पड़ेगा वाया प्रोस्पेक्टस। दूसरा, प्रोस्पेक्टस जब हमने पहली बार इशू किया वहां से 5वें दिन के स्टार्टिंग तक हम लोग शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो जाएगा कि प्रोस्पेक्टस आज कंपनी ने इशू किया और दूसरे तीसरे दिन से ही शेयर अलॉटमेंट स्टार्ट हो गया। नो, शेयर अलॉटमेंट कब से स्टार्ट होगा, कम से कम 4 दिन तक का तो आपने इंतजार करना ही है। प्रोस्पेक्टस आज इशू किया तो 1 2 3 4 दिन तक शेयर अलॉटमेंट नहीं होगा, 5वें दिन के बिगिनिंग से हो सकता है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 5th डे। और 5th डे कहां से काउंट करना है, जिस दिन हमने प्रोस्पेक्टस इशू किया था वहां से। तीसरा पॉइंट, सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन रखना है 3 से 10 वर्किंग डे तक। नो अलॉटमेंट अनलेस मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन सब्सक्राइब्ड एंड एप्लीकेशन अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी। सर मतलब क्या है, देखो बेटा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन यानी ये वो अमाउंट है जो इन द ओपिनियन ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर के हिसाब से, डायरेक्टर को ऐसा लगता है कि अगर हम लोग मार्केट में शेयर्स इशू करने के लिए निकलते हैं तो कम से कम इतना मिनिमम अमाउंट तो रेज होना ही चाहिए, इतने मिनिमम शेयर्स तो पब्लिक सब्सक्राइब कर ही लेगी। इसे हम लोग कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन इन द ओपिनियन ऑफ डायरेक्टर। सर कितना होता है, डायरेक्टर का ओपिनियन जो भी रहेगा प्रोस्पेक्टस में लिखा रहेगा। सो मिनिमम सब्सक्रिप्शन ये वो सब्सक्रिप्शन है जो डायरेक्टर के हिसाब से कम पब्लिक इतने शेयर्स तो खरीद लेगी। जैसे हम लोग हमारे हिसाब से अंदाज लगाते हैं ना, हमने अकाउंट्स का पेपर दे के आए, कम से कम 70 नंबर तो मिलना ही है हमारे ओपिनियन के हिसाब से। तो वैसे डायरेक्टर का भी ओपिनियन होता है, प्रोस्पेक्टस में लिखा रहेगा कि कम से कम इतने शेयर्स तो पब्लिक सब्सक्राइब कर ही लेगी, वो रहेगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन। लेकिन यहाँ पे सेबी ने बीच में अपनी टांग अड़ा दिया है। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का कहना है कि हे कंपनी सुन, अगर तू मार्केट में शेयर्स इशू करना चाहती है ना तो कम से कम 90% ऑफ द शेयर्स सब्सक्राइब होना चाहिए। सर मतलब अगर कंपनी मार्केट में 100 शेयर्स इशू करना चाहती है तो कम से कम 90 शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब करने चाहिए, और अगर उससे कम सब्सक्रिप्शन हुआ ना तो तेरी औकात नहीं है मार्केट में शेयर इशू करने की। जितना भी सब्सक्रिप्शन हुआ है वो पूरा का पूरा पैसा रिफंड कर दो पब्लिक को। सर क्या बात कर रही, इतनी स्ट्रिक्ट प्रोविजन है। हाँ, सो मिनिमम सब्सक्रिप्शन के हिसाब से सेबी का क्या कहना है बेटा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन में कि कंपनी अगर मार्केट में 100 शेयर इशू करना चाहती है तो कम से कम पब्लिक से 90 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आने चाहिए। सो ये सेबी का कहना है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, 90%। देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट यही है, एज पर सेबी गाइडलाइन मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज 90% ऑफ द इशूड अमाउंट, और
आगे दिया है बेटा सेक्शन 39 सब सेक्शन 2 के हिसाब से, सेक्शन लिखना कंपलसरी नहीं है। अप्लीकेशन अमाउंट कैन नॉट बी लेस देन 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू, यानी अप्लीकेशन अमाउंट कितना होना चाहिए, 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन सेबी का कहना है अप्लीकेशन अमाउंट 25% ऑफ इशू प्राइस से कम नहीं होना चाहिए। देखो नेक्स्ट पॉइंट, सेबी का कहना है 25% ऑफ इशू प्राइस से कम नहीं होना चाहिए। सर कंपनी लॉ अलग बोल रहा है, सेबी अलग बोल रहा है, तो दोनों में से फॉलो क्या करना, ऐसी चीज फॉलो करो जहां पे दोनों भी चीज एक साथ फॉलो हो जाए। लॉ का कहना है कम से कम 5% होना चाहिए नॉमिनल वैल्यू का। एप्लीकेशन अमाउंट जो कंपनी शेयर अलॉट करती है ना, कंपनी जब शेयर इशू करती है ना, तो वहाँ पे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, आगे हम लोग देखेंगे, ऐसे 3-4 इंस्टॉलमेंट में पैसा लेती है। तो पहली इंस्टॉलमेंट का नाम है एप्लीकेशन अमाउंट। तो एप्लीकेशन अमाउंट, कंपनी लॉ का कहना है एप्लीकेशन अमाउंट 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए, मतलब ज़्यादा चलेगा। और सेबी का कहना है एप्लीकेशन अमाउंट 25% ऑफ इशू प्राइस से कम नहीं होना चाहिए, मतलब ज़्यादा चलेगा। तो दोनों केस में ज़्यादा चलेगा ना यहाँ पे। तो हम लोग एक काम करते हैं, कंपनी लॉ का कहना है 5%, इसका कहना है 25%, तो ये 5 से ज़्यादा तो चल सकता है ना, तो मैं 25% तक लेके आ सकता हूँ दोनों को। सो अगर मैं 25% ऑफ इशू प्राइस अगर इतना मैं एप्लीकेशन अमाउंट बुलवाता हूँ, तो सेबी और कंपनी लॉ दोनों भी अप्लाई हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा। क्लियर है। सो कंपनी लॉ का कहना है, हे कंपनी सुन, जब भी तू मार्केट में शेयर इशू करेगी तो एप्लीकेशन अमाउंट पहला इंस्टॉलमेंट 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू से कम नहीं चलेगा, उससे ज़्यादा चलेगा। और सेबी का कहना है, हे कंपनी सुन, जब भी तू मार्केट में शेयर इशू करेगी तो तेरा एप्लीकेशन अमाउंट 25% ऑफ इशू प्राइस से कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा चलेगा। ये दोनों पॉइंट यहाँ पे दे दिए बेटा। इफ नेक्स्ट पॉइंट, इफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड, तो आपको स्टॉक एक्सचेंज का अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। देन सेक्शन 29 के हिसाब से एवरी कंपनी शाल इशू द सिक्योरिटी इन डीमैट फॉर्म, डीमटेरियलाइज। आप हार्ड कॉपी में इशू नहीं कर सकते हो, पहले जो शेयर्स हार्ड कॉपी में मिलते थे सर्टिफिकेट फॉर्म में, वैसा नहीं चलेगा, डीमैट फॉर्म में लेना पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट है बेटा टेबल एफ के हिसाब से कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहना है बेटा, 2 कॉल के बीच में 1 महीने का गैप होना चाहिए। उसके बाद कोई भी कॉल 1/4 अमाउंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 14 दिन का नोटिस कम से कम देना पड़ेगा सामने वाले को अमाउंट पे करने के लिए। सो ये सारी किसकी गाइडलाइन है, सेबी की गाइडलाइन है। अगर कोई कंपनी मार्केट में शेयर इशू करना चाहती है तो उसने सारी की सारी गाइडलाइन फॉलो करना है। सिंपल है, यहाँ तक समझ में आए। सो सेबी की गाइडलाइन एक बार फिर से बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान देना बेटा, सेबी की गाइडलाइन का क्या कहना है। सबसे पहला वाला पॉइंट क्या था, प्रोस्पेक्टस। Then no allotment until the beginning of 5th day from the date of prospectus first show issued। prospectus इशू करने के बाद 5वें दिन के स्टार्टिंग तक आप अलॉटमेंट नहीं करोगे। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन रखना है 3 से 10 वर्किंग डे के बीच तक, ना उससे कम, 3 से कम और ना 10 से ज़्यादा, 10 वर्किंग डेज। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, ध्यान देना सभी ने, नेक्स्ट पॉइंट है नो अलॉटमेंट अनलेस मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड। मिनिमम सब्सक्रिप्शन सेबी के हिसाब से 90% है, 5th नंबर का पॉइंट। उसके बाद एज पर सेक्शन 39 सब सेक्शन 2 एप्लीकेशन अमाउंट 5% से कम नहीं चलेगा, नॉमिनल वैल्यू का 5%। और सेबी का कहना है एप्लीकेशन अमाउंट इशू प्राइस के 25% से कम नहीं चलेगा। देखो बेटा पॉइंट नंबर 6 और 7, एप्लीकेशन अमाउंट 5% से कम नहीं चलेगा, एप्लीकेशन अमाउंट 25% ऑफ इशू प्राइस से कम नहीं चलेगा। उसके बाद शेयर्स ऑफ द कंपनी लिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंज का अप्रूवल देन डीमैट फॉर्म में होना चाहिए। और लास्ट वाला पॉइंट, 2 कॉल के बीच में 1 महीने का गैप होना है, 14 दिन का नोटिस देना है बेटा आपने। और उसके बाद कोई भी कॉल का अमाउंट 1/4 ऑफ द नॉमिनल वैल्यू से, 1/4 ऑफ द नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कंपनीज एक्ट की प्रोविजन के हिसाब से। सिंपल है, पक्का।